दोस्तों, पिछली बार हमने देखा था कि कैसे एक चमकते पत्थर ने साउथ अफ्रीका का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी जमीन, उसके लोगों और उसकी किस्मत को बदल दिया। लेकिन हीरो का ये उछाल तो बस शुरुआत थी। पार्ट 2 में हम उस छिपी हुई कीमत, अनगिनत संघर्षों और उस लास्टिंग लेगेसी को देखेंगे जो हिस्ट्री के सबसे शानदार जुनूनों में से एक से पैदा हुआ। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम उस दुनिया में उतरते हैं जिसे हीरे के व्यापार ने बनाया और तबाह किया। साउथ अफ्रीका के घास के मैदानों पर सूरज उग रहा है, लेकिन जमीन के नीचे कोई रोशनी नहीं है। सिर्फ हथौड़ों की आवाजें, टूटते पठारों की गड़गड़ाहट और तंग सुरंगों में फंसे आदमियों की सांसें। 20वीं सदी की शुरुआत में किम्बरली और उसके आसपास की हीरे की खदानें अंधेरे की दुनिया थीं। आदमी 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करते थे, कभी कभी उससे भी ज्यादा। पैठरों को अपने हाथों या मामूली औजारों से तोड़ते थे। हवा धूल से भरी थी, गर्मी दम घोंट रही थी। जमीन के ऊपर राइफलों वाले गार्ड पहरा दे रहे थे। नीचे बॉस उन भाषाओं में ऑनर्डर चिल्ला रहे थे जो कई मजदूरों को समझ में नहीं आती थीं। पानी कम था, खाना स्केर्स था, एक्सीडेंट्स आम थे, गुफाओं का ढहना, धमाके और फेफड़ों की बीमारी से धीरे धीरे मौत। ज्यादातर ब्लैक मजदूर फटे हाल कपड़े पहनते थे और तार बाड़ के कंपाउंड्स में क्रैम्ड रहते थे। वे अपने घरों, अपने परिवारों और बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। नस्लीय अलगाव सख्त और क्रूर था। व्हाइट सुपरवाइजर्स आराम से रहते थे, उनके पास साफ सुथरे क्वार्टर और ताजा खाना होता था। ब्लैक मजदूरों को अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता था, उनकी हरकतों पर सख्त कंट्रोल होता था। पास लावों ने उन्हें खदानों और शहरों के बाहर कैद रखा। कोई भी प्रोटेस्ट, यहां तक कि एक फुसफुसाहट भी सजा के लायक थी। यह अपार्थाइड के तहत साउथ अफ्रीका की हीरे की खदानों की दुनिया थी। लंदन और न्यूयॉर्क में चमकते हीरे अंधेरे में पैदा हुए थे, थके हुए और स्कार्ड हाथों से खोदे गए थे। इन खदानों की कहानी सिर्फ दौलत के बारे में नहीं है, यह सर्वाइवल, रेजिलियंस और डेस्टिनी के ह्यूमन कॉस्ट के बारे में है। डायमंड माइन में नस्ल हर चीज तय करती थी। माइंस खुद साउथ अफ्रीका जैसी थीं, बंटी हुई, असमान और तनाव से भरी हुई। काले मजदूरों को दूर दराज के गांवों से लाया जाता था, कभी कभी तो सैकड़ों मील दूर से। वे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे जिन्हें वे पढ़ नहीं पाते थे, और उनकी सैलरी कटौतियों और जुर्मानों के कारण कम हो जाती थी। कैंप जेल की तरह थे, बस नाम अलग था। ऊंची तार की बाड़, हथियारबंद गार्ड और सख्त कर्फ्यू मजदूरों को अंदर रखता था। परिवारों को आने की इजाजत नहीं थी। घर से आने वाली चिट्ठियों को सेंसर किया जाता था। भीड़ भाड़ वाले कमरों में बीमारियां तेजी से फैलती थी। टीबी, निमोनिया और बुखार बेरहमी से जान लेते थे। कई माइनर अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही मर जाते थे। गोरे सुपरवाइजर ऊपर से देखते थे। वे चाबुक और बंदूक से नियम लागू करते थे। काले मजदूरों के लिए प्रमोशन बहुत कम होते थे। यहां तक कि कुशल मजदूरों को भी सबसे निचले दर्जे के गोरे मजदूर से कम सैलरी मिलती थी। माइंस को सस्ते मजदूर चाहिए थे ताकि मुनाफा ज्यादा हो और लागत कम। हर सिस्टम, हर कानून इसी तरह से बनाया गया था ताकि यह ऐसा ही रहे। फिर भी अंधेरे में आदमियों ने लड़ने का रास्ता ढूंढ लिया। वे घर और उम्मीद के गाने गाते थे। वे खाना और कहानियां शेयर करते थे। कुछ ने पढ़ना लिखना सीखा और ज्ञान एक दूसरे तक पहुंचाया। सबसे मुश्किल समय में भी उनकी गरिमा बनी रही। रंग की रेखा पत्थर पर खुदी हुई थी, लेकिन वह उन लोगों की भावना को नहीं तोड़ पाई जो हर दिन इसे पार करते थे। चलो उन आवाजों को सुनते हैं जो इन खानों से निकली है। सिफो, जो ईस्टर्न केप के एक माइनर थे, उनको अपने पहले दिन की याद है जब वो जमीन के नीचे गए थे। यह एक कब्र में जाने जैसा था, उन्होंने कहा। कोई रोशनी नहीं, सिर्फ पिकैक्स और खांसी की आवाज। मैं डरा हुआ था, पर मैं दिखा नहीं सकता था। सिफो ने 10 साल तक काम किया। अपनी बीवी और बच्चों को घर पैसे भेजते रहे। उन्होंने अपने दोस्तों को जिंदा दफन होते देखा और दूसरों को गिरते हुए पाठारों से अपाहिज होते देखा। नोमूसा को याद है कि उनके पिता किम्बरली में काम करते थे और उदासी, वो कई महीनों तक गायब रहते थे। जब वो वापस आते थे तो दुबले पतले और चुपचाप रहते थे। खानों ने उनकी मुस्कान छीन ली थी। कई परिवारों के लिए खाने एक ही समय में बचाने वाली और शाप भी थी। इनकम का जरिया, लेकिन नुकसान और दर्द का भी जरिया। कुछ माइनर लीडर बन गए। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, मार खाने और जेल जाने का खतरा मोल लिया। सोलोमन, एक यूनियन ऑर्गेनाइजर, को कंपाउंड्स में हुई सीक्रेट मीटिंग्स याद हैं। हम अपनी योजनाएं फुसफुसाते थे। हम अखबारों को चिट्ठियां लिखते थे। हमें पता था कि हमें मार दिया जा सकता है, पर हमें कोशिश करनी थी।
उनकी हिम्मत ने विरोध की छोटी छोटी आग जलाई, यहां तक कि सबसे अंधेरी सुरंगों में भी। ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उन लोगों की जिंदा यादें हैं जिन्होंने एक ऐसी दुनिया में गरिमा के लिए लड़ाई लड़ी जिसने उन्हें यह देने से इनकार कर दिया था। जो हीरे उन्होंने खोदे थे वो सिर्फ पत्थर नहीं थे, वो उनकी जिंदगी के टुकड़े थे जो संघर्ष से बने और चमकाए गए थे। माइंस में शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। 20वीं सदी की शुरुआत में मजदूरों ने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन यूनियंस बन गए। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वर्कर्स यूनियन या आईसीयू पूरे डायमंड माइंस में फैल गया, ज्यादा सैलरी और सेफ वर्किंग कंडीशंस की डिमांड करते हुए। स्ट्राइक्स हुए, कभी कभी तो बहुत ज्यादा वायलेंट। पुलिस ने भीड़ पर फायरिंग की, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया या देश निकाला दे दिया गया। लेकिन यह मूवमेंट बढ़ता ही गया। 40s और 50s में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और दूसरे ग्रुप्स इस लड़ाई में शामिल हो गए। वे सिर्फ सैलरी की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि आजादी की बात कर रहे थे। पास लॉज को खत्म करने की, जबरदस्ती के लेबर को खत्म करने की और रंग भेद को खत्म करने की। माइंस एक बैटल ग्राउंड बन गए जहां आशा और डर टकराते थे। डी बियर्स, डायमंड वर्ल्ड की क्वीन, रेजिस्टेंस को कुचलने की कोशिश की। उन्होंने प्राइवेट गार्ड्स और स्पाइस को हायर किया। उन्होंने ट्रबल मेकर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। लेकिन दुनिया देख रही थी। न्यूज़पेपर्स ने स्ट्राइक्स को रिपोर्ट किया। दूर दूर से आवाजें बदलाव की मांग कर रही थीं। आखिरकार लड़ाई को रोका नहीं जा सका। धीरे धीरे कानून बदल गए। यूनियंस को नेगोशिएट करने का राइट मिला। ब्लैक वर्कर्स को एक आवाज मिली, भले ही इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हो। माइंस उन लोगों की हिम्मत की वजह से हमेशा के लिए बदल गए जिन्होंने लड़ने की हिम्मत की। डी बियर्स सिर्फ एक कंपनी से बढ़कर थी, वो एक एम्पायर थी। 19वीं सदी के आखिर में सेसिल रोड्स ने इसे बनाया था और ये साउथ अफ्रीका से निकलने वाले लगभग सारे हीरों को कंट्रोल करती थी। 20वीं सदी आते आते डी बियर्स दुनिया भर में हीरों की कीमत तय करती थी। इसने तय किया कि कौन खुदाई करेगा, कौन बेचेगा और कौन कमाएगा। कंपनी की ताकत ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। डी बियर्स ने शहर, अस्पताल और स्कूल बनाए, लेकिन सिर्फ गोरे लोगों के लिए। काले मजदूरों को बस बहुत कम पैसे मिलते थे। कंपनी कहती थी कि ये उनके भले के लिए है। सच ये था कि सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा था। डी बियर्स को अनुशासन, आज्ञाकारिता और मुनाफा चाहिए था। लोग इसकी आलोचना करते थे। कुछ लोग डी बियर्स को एक मोनोपोली कहते थे, एक कार्टेल, अफ्रीका की दौलत लूटने वाला। कुछ और लोग रंगभेद को बनाए रखने में इसकी भूमिका बताते थे। कंपनी के लीडर्स ने किसी भी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम तो बस बिजनेसमैन हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। डी बियर्स का मुनाफा बढ़ता जा रहा था, जबकि मजदूरों को गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। फिर भी सबसे बड़े को भी चुनौती दी जा सकती है। जैसे जैसे दुनिया बदली, वैसे वैसे डी बियर्स भी बदली। ग्लोबल प्रेशर, नए कानून और मजदूरों की हिम्मत ने कंपनी को बदलने पर मजबूर कर दिया। डी बियर्स की कहानी ताकत के बारे में एक सबक है, और यह भी कि जब लोग इंसाफ मांगते हैं तो ताकत की भी हदें होती हैं। दुनिया साउथ अफ्रीका के हीरों को ज्यादा समय तक इग्नोर नहीं कर पाई। 70 और 80 के दशक तक रंगभेद को लेकर दुनिया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस में एक्टिविस्ट्स ने बॉयकॉट की डिमांड की। सेलिब्रिटीज ने साउथ अफ्रीका के हीरे पहनने से मना कर दिया। गवर्नमेंट्स ने सैंक्शंस लगाए। प्रेशर लगातार बढ़ता रहा। साउथ अफ्रीका के अंदर बदलाव धीरे धीरे पर लगातार आ रहा था। कानून बदलने लगे, पास लॉज हटा दिए गए। ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स को वोट देने का राइट मिला। जो माइनस पहले जुल्म का सिंबल थी, वे एक नए समाज के लिए टेस्ट साइट बन गई। इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स आए, कंडीशंस चेक की और सुधार की डिमांड की। डी बियर्स और दूसरी कंपनीज को बात माननी पड़ी। उन्होंने सेफ्टी बढ़ाई, वेजेस बढ़ाए। उन्होंने ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स के लिए मैनेजमेंट पोजीशंस ओपन की। कई लोगों के लिए यह काफी नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। जो हीरे कभी रंगभेद को फंड करते थे, अब उसे खत्म करने में हेल्प कर रहे थे। दुनिया की नजर साउथ अफ्रीका पर थी। जो बदलाव कभी सोचा भी नहीं गया था, वह अब एक रियलिटी बन गया था। लेकिन पास्ट की लेगेसी रातों रात खत्म नहीं हुई। आज साउथ अफ्रीका की डायमंड माइन्स अलग हैं, लेकिन फिर भी पहचाने जा सकते हैं। कलिनन माइन, जो दुनिया के सबसे बड़े हीरे के लिए फेमस है, आज भी चल रही है। लिम्पोपो की गहराई में विनीशा माइन देश की सबसे अमीर है। फिंच, जो कभी डी बियर्स का गढ़ था, अब ऑनर्स की एक नई जनरेशन के पास है। काम अभी भी हार्ड है, टनल अब सेफ है, काम के घंटे कम है और वेतन बेहतर है। वर्कर्स सेफ्टी इक्विपमेंट पहनते हैं और मॉडर्न मशीनरी चलाते हैं। फिर भी कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स हैं।
बहुत से माइनर्स अभी भी अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। माइनर्स के आसपास की कम्युनिटीज गरीबी और पॉल्यूशन से जूझ रही हैं, लेकिन उम्मीद है। कुछ माइनर्स अब स्कूल्स, क्लिनिक्स और साफ पानी में इन्वेस्ट कर रही हैं। लोकल बिजनेस फूड और इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। महिलाएं, जिन्हें कभी माइनर्स से बैन कर दिया गया था, अब इंजीनियर्स और मैनेजर्स के तौर पर काम कर रही हैं। चेंज स्लो है, लेकिन रियल है। आज के डायमंड सिर्फ पत्थर नहीं है, वे एक ऐसे देश के सिंबल हैं जो अभी भी हील कर रहा है, अभी भी फाइट कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ रहा है। माइनर्स अब प्रिजन्स नहीं है, कई लोगों के लिए वे अपॉर्चुनिटी और रिमेम्बरेंस की जगह हैं। अब रेगुलेशन नया रूल है। साउथ अफ्रीकन डायमंड एंड प्रेशियस मेटल्स रेगुलेटर या SADPMR हर स्टेप को देखता है, माइन से मार्केट तक। किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम ब्लड डायमंड्स को रोकने के लिए बनी थी, यानी वो पत्थर जो जंग वाले एरिया में से निकाले गए हों और हिंसा के लिए बेचे गए हों। साउथ अफ्रीका से एक्सपोर्ट होने वाले हर डायमंड के पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उसका किसी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की पॉलिसीज का मकसद पुरानी नाइंसाफी को ठीक करना है। ये कंपनी से कहती हैं कि वो ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स को हायर करें, उन्हें ट्रेनिंग दें और उन्हें आगे बढ़ाएं। माइंस को लोकल कम्युनिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और प्रॉफिट को ज्यादा फेयर तरीके से शेयर करना चाहिए। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और तोड़ने वालों के लिए सख्त सजा है। इन बदलावों से फर्क पड़ा है। ज्यादा ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स के पास माइनिंग कंपनीज में शेयर्स हैं, ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ज्यादा फैमिलीज को हेल्थ केयर मिल रहा है। फिर भी इंप्लीमेंटेशन परफेक्ट नहीं है। करप्शन और लूप होल्स अभी भी हैं, लेकिन सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत है। साउथ अफ्रीका के डायमंड्स अब दुनिया में सबसे ज्यादा रेगुलेटेड हैं। एक्सप्लॉयटेशन का इतिहास मिटा नहीं है, लेकिन उसे चैलेंज किया जा रहा है। एक लॉ, एक इंस्पेक्शन, एक नया मौका एक बार में। हीरों की दुनिया तेजी से बदल रही है। एथिक्स इस इंडस्ट्री के दिल में है। ग्राहक जानना चाहते हैं कि उनके हीरे कहां से आए हैं और किसने उन्हें माइन किया है। इंडिपेंडेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड फेयर ट्रेड हीरे अब ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। ये हीरे फेयर वेजेस, सेफ कंडीशंस और वर्कर्स के राइट्स का सम्मान करने का वादा करते हैं। मार्केट में टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। लैब में बने हीरे जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, असली हीरों जैसे दिखते हैं। ये ज्यादा सस्ते होते हैं, क्लीन होते हैं और इनमें पास्ट की कोई हिस्ट्री नहीं होती। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वे ही फ्यूचर हैं। दूसरे कहते हैं कि असली हीरे, जिनकी अपनी कहानी और जर्नी होती है, हमेशा कीमती रहेंगे। थांडी जैसी एक्टिविस्ट्स, जो कभी माइनर थीं, जस्टिस के लिए आवाज उठा रही हैं। एक हीरे की कीमत जिंदगी नहीं होनी चाहिए, वह कहती हैं। हमें पास्ट को याद रखना चाहिए और एक बेहतर फ्यूचर बनाना चाहिए। इंडस्ट्री लीडर्स भी पब्लिकली एग्री करते हैं। वे नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और फेयर ट्रेड को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं। एथिकल हीरों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। स्मगलिंग, करप्शन और गरीबी अभी भी इस इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद भी है। नई आवाजें, नए उपकरण और जिम्मेदारी की एक नई फीलिंग। हीरे का फ्यूचर लिखा नहीं है, इसे वे लोग बना रहे हैं जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं। दक्षिण अफ्रीका का ग्लोबल डायमंड ट्रेड में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यह लगातार सबसे बड़े प्रोड्यूसर देशों में से एक रहा है और इसके पत्थर अपनी सुंदरता और साइज के लिए बहुत वैल्यू किए जाते हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के हीरों की असल विरासत कैरेट या यूरो में नहीं मापी जाती। यह उन लोगों की कहानियों में मिलती है जिन्होंने इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदला है, लड़ा है और खोदा है। अंधेरे से रोशनी तक का सफर बहुत लंबा रहा है। रंग भेद और शोषण के निशान अभी भी मौजूद हैं, लेकिन संघर्ष की भावना भी है। आज के माइनर एक्टिविस्ट और लीडर अपने से पहले वालों की उम्मीदों को आगे बढ़ा रहे हैं। वे न्याय, सम्मान और अपने पैरों के नीचे की दौलत में हिस्से की मांग कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे की कहानी सिर्फ दौलत के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में है, उनके संघर्षों, उनके सपनों और उनकी जीतों के बारे में है। यह दर्द की कहानी है, लेकिन प्रोग्रेस की भी, हिस्ट्री की, लेकिन उम्मीद की भी। जैसे जैसे दुनिया नए सोर्स और नई टेक्नोलॉजी ढूंढ रही है, दक्षिण अफ्रीका के हीरे आज भी चमक रहे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हर पत्थर की एक कहानी होती है और सबसे बड़ी दौलत वह नहीं है जो हमें जमीन के नीचे मिलती है, बल्कि वह है जिसे हम सब मिलकर जमीन के ऊपर बनाते हैं। अगर आपको दक्षिण अफ्रीका की डायमंड लेगेसी की छिपी सच्चाई की यह जर्नी पसंद आई तो लाइक करना न भूलें। दुनिया भर से ऐसी ही और मजेदार कहानियों और रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें ताकि आप कोई भी एडवेंचर मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।